हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने बात कर ली थी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, उसकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सारी बातें कर ली थी। इक्वेशन की भी बात कर ली थी, साइनसॉइडल कर्व बनाती है ये। और हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में लास्ट के वीडियो लेक्चर में। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ठीक है भाई। अगर किसी एसी सर्किट में केवल आपके पास कॉइल दे रखी है जिसका इंडक्टेंस L है और उसमें आपने कोई एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया जिसका ईएमएफ E है किसी इंस्टेंट पर E नॉट साइन ओमेगा t, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अप्लाइड है। वोल्टेज को यहाँ पे E से लिखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये वोल्टेज है। V से भी चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पर E से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा था। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी इंस्टेंट करंट I फ्लो हो रहा है, किसी इंस्टेंट क्या हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखो। लेट एन AC voltage is applied, let an AC voltage is applied to an inductor, to an inductor. Let at instant t, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो L है। ठीक है, किसी इंस्टेंट t पर एसी वोल्टेज आपका कितना है, E है। At instant t the current in circuit is I, the current in circuit is capital I, and rate of change is di over dt। चलिए भाई, अगर ये होता है तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो। देखिए, इस ईएमएफ की वजह से करंट बढ़ेगा और जब करंट बढ़ेगा तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा उस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, ऐसे तो होगा। तो ये जो होगा, ये वाला वोल्टेज ये हमेशा इसका अपोज करेगा। क्यों भाई, ये बढ़ाएगा करंट को तो ये घटा देगा करंट को वापस। यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम मान लेते हैं भाई, जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, L di ओवर dt। क्या आएगी, L di ओवर dt। पर ये करता क्या है भाई, ये इसका अपोज करता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है और करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, मतलब ये हमेशा इसका अपोज करेगा। अगर इससे हम साइन ले लें तो साइन बताएगा माइनस, माइनस क्या बताएगा कि भैया जो करंट के बढ़ने या घटने का ये अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट करेगा, इसी की वजह से करंट बढ़ेगा। जब भाई ईएमएफ बढ़ेगा तो आपका करंट बढ़ेगा। तो करंट के बढ़ने और घटने का अपोज करेगा आपका ये वाला जो ईएमएफ है, यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। हम जानते हैं जब भी किसी इंडक्टर में करंट चेंज होता है, क्योंकि वेरिएबल करंट है, जब वेरिएबल करंट यहां से फ्लो करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे ने अपने लॉ में बताया था, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L di ओवर dt। माइनस क्या शो करता है, ये जो ईएमएफ है यहाँ पर चेंज का अपोज करता है हमेशा, यानी इस अप्लाइड वोल्टेज का ये अपोज करेगा हमेशा। ठीक है, अब हम करते हैं बाय किरचॉफ्स लॉ। बाय किरचॉफ्स लॉ। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ में क्या है, एक आपके पास ये है वोल्टेज और एक ये है वोल्टेज। ये तो दो वोल्टेज है, किसी इंस्टेंट t पर देखेंगे दो वोल्टेज है अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे, E नॉट साइन ओमेगा t, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस L di ओवर dt। ये आ गया आपके पास नेट वोल्टेज।
अगर हम किसी पॉइंट से भाई चलना शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप तो हमारे सामने लिखा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप ये अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, दोनों का जो नेट आ जाएगा भाई, दोनों सेल इस तरह से हैं, दोनों अप्लाइड जो आपके दोनों वोल्टेजेस हैं वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, इसलिए उनको माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू आई आर दिखाना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आई इंटू आर। अब चूंकि ये प्योर इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो, आइडियल इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस, तो आर क्या होता है जीरो, इसके पास केवल इसकी इंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जीरो होती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता प्योर इंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जीरो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई ओवर डी टी, यानी जो कॉइल है किसी अच्छे सब्सटेंस की बनी हुई है, ऐसे कंडक्टर की बनी हुई जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, कनेक्टिंग वायर की बनी हुई है, पर जो कॉइलिंग कर दिया मैंने इसकी वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो बात की बात है, बहरहाल इसका रेजिस्टेंस क्या है जीरो है। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन, अगर हम यहां से देखें तो E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, आगे आपके पास ये, तो किसी इंस्टेंट अगर आपका वोल्टेज ये है तो करंट क्या आएगा ये निकालना है, करंट हमें देखना है क्या करंट का जो फेज है वो भी ओमेगा टी है या ओमेगा टी से कम ज्यादा है, ये मैं देखना चाह रहा हूं, ठीक है, मेनली यहां पर तो आपको चल जाएगा पता कि जो करंट है वो आगे पीछे तो नहीं है कहीं अप्लाइड वोल्टेज से, और अगर आगे पीछे है तो कितना आगे पीछे है वो हमें निकालना है यहां पर। तो भाई आपके सामने आ गया E नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब आप देखिए नाउ, जैसे कि हम जानते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई कॉस ओमेगा टी। अब अगर मैं यहां माइनस लगाता हूं तो मैंने यहां माइनस लगा दिया, उस केस में क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस अंदर जा जाएगा एंगल के, साइन में अगर बाहर माइनस है तो उसको एंगल के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है और एंगल से बाहर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, पर कॉस में ऐसा नहीं होता, ये क्या आ जाएगा भाई माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां पर हम साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी भी कर सकते थे, लेकिन उस केस में क्या गड़बड़ होती कि भाई यहां माइनस ओमेगा टी आता और ये प्लस पाई बाई टू आता, माइनस पाई बाई टू, माइनस ओमेगा टी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था अगर माइनस ओमेगा टी है इसका मतलब रोटेशन बदल गया है, तो आपको प्लस ओमेगा टी लेना है। अगर यहाँ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी करोगे तब भी कॉस ओमेगा टी के बराबर आएगा, यहाँ पर एक माइनस लगा दोगे तो यहाँ पर एक माइनस, फिर इसको अंदर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस आपको ओमेगा टी में नहीं लेना, इसलिए पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है मैंने इसमें, इसको पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी नहीं लिखा है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, हेंस अब आपके पास आ गया E नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आई। अब साइन में कन्वर्ट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब हम फेज को मैच करेंगे तो ये साइन में है तो ये भी साइन होना चाहिए, तभी तो इनके एंगल का डिफरेंस निकल पाएगा। अब ये कॉस में और ये साइन में तो एंगल का डिफरेंस हम ऐसे निकाल नहीं सकते, क्लियर होगी बात। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है साफ क्लियरली कि जो करंट का फेज है वो पाई बाई टू पीछे है, किससे ईएमएफ से, भाई जहां करंट का फेज है वो पाई बाई टू किससे पीछे है ईएमएफ से पीछे है, यानी यहां पर ईएमएफ पाई बाई टू से आगे चलेगा, यहां पर जो ईएमएफ है वो क्या होगा भाई पाई बाई टू डिग्री से आगे चलेगा। अब देखिए हियर ओमेगा एल जो होता है इसको बोलते हैं एक्स एल, ठीक है, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल, और ये होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ई नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ई नॉट बाई एक्स एल को बोल देंगे मैक्सिमम करंट आई, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है करंट होता है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, यहां पर जो आई नॉट है आपका ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स एल, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस किसी प्रकार का हो वो करंट ही शो करेगा, तो ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगा भाई पाई बाई टू, इस तरह से। तो ये आपकी आ गई मेन इक्वेशन।
तो अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों के फेज का अंतर, तो हमें क्या दिखेगा कि जो ईएमएफ है वो π/2 डिग्री से आगे है और जो करंट है वो π/2 डिग्री से पीछे है। किससे? ईएमएफ से। यहाँ पे ईएमएफ लीड करेगा। कैपेसिटर वाली सर्किट में आपको ध्यान हो तो करंट लीड कर रहा था, यहां पर करंट लैग कर रहा है, यहां पर ईएमएफ लीड कर रहा है। ठीक है, एट टी जो ईएमएफ है वो आपका है ई नॉट साइन ओमेगा टी और जो करंट है वो है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हेंस इन AC circuit containing inductor only, EMF leads to current by π/2। फेज डिफरेंस जो ईएमएफ और करंट के बीच आएगा वो π/2 का आएगा और जो आपका ईएमएफ है वो π/2 से आगे है, क्योंकि करंट पीछे इसका मतलब ईएमएफ आगे है। आप ऐसे बोल सकते हो करंट ईएमएफ से π/2 पीछे है, इसका मतलब ईएमएफ करंट से π/2 आगे। बात तो एक ही है दोनों। ठीक है भाई, तो अब हम बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम और इसके ग्राफ, है ना। देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम जो इसका बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, ईएमएफ को 90 डिग्री से आगे दिखाएंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं करंट को हम ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे दिखा देंगे। जैसे कि हमने मान रखा उसके अकॉर्डिंग जब हम फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे तो फिर फेजर डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। इसमें क्या है, जो ईएमएफ है उसका जो फेजर है ई नॉट वेक्टर, भाई जो ईएमएफ का फेजर है ई नॉट वेक्टर, उसका एंगल तो ओमेगा टी है, किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ, वही होता है यहाँ पर फेज। अब इससे π/2 पीछे का मतलब यहां पर नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से। π/2 डिग्री पीछे कौन है, करंट का फेजर है। अब ये दोनों इस तरह से घूम रहे हैं और हमेशा ये आगे मूव करता रहेगा। कौन, आई नॉट हमेशा आगे रहेगा और अब सॉरी ई नॉट हमेशा आगे रहेगा और आई नॉट हमेशा आपका पीछे रहेगा। दोनों कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस तरह से ओमेगा स्पीड से। क्लियर होगी बात। इसका जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, माइनस π/2 अपॉन ओमेगा टी। माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि x के नीचे करेंगे तो माइनस, इसके ऊपर मेजर करेंगे तो प्लस। तो आपका ये फाइनल एंगल क्या बन जाएगा भाई, ओमेगा टी माइनस π/2। x के नीचे इसलिए माइनस लगा दिया है, पूरा π/2 था, ये ओमेगा टी था, तो π/2 माइनस ओमेगा टी एंगल आ जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ नापा गया। इसको उल्टा नापे, मैंने कहा था ऐसे मेजर करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया तो माइनस लगाना पड़ेगा, या माइनस लगा हुआ। अभी आ गया ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए ओमेगा टी माइनस π/2 क्या है, आई नॉट, यहां से एंगल है, ये इसका फेज है इस समय, आई नॉट का फेज है ओमेगा टी माइनस π/2 और ई नॉट का फेज है आपका ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, फेजर ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज, और आई नॉट क्या है, फेजर ऑफ करंट। क्लियर होगी बात। तो भाई ये पूरी बात थी आपकी। अब सुनिए इसमें और क्या है, इसमें आपका ग्राफ भी बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, ईएमएफ और करंट का एक साथ हम ग्राफ बनाएंगे टाइम के लिए। तो अभी हमें पता है जो ईएमएफ की इक्वेशन थी उसमें साइन ओमेगा टी था, और जो अपने पास करंट की इक्वेशन है उसमें क्या है, E इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू है आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस का जो कर्व बनता है वो बना देंगे हम I के लिए, और साइन का कर्व बना देंगे हम E के लिए। साइन कॉस के कर्व बहुत इजी आपको आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा तो स्टार्टिंग में ईएमएफ 0 आएगा, तो 0 से करना है स्टार्ट और इस तरह से घुमा देना है, बस यही साइन कर्व होता है। याद कर लो भाई, साइन कर्व है कंफर्म एकदम हमेशा, ठीक है। ये क्या है, E के लिए, ईएमएफ के लिए कर्व आपने बना दिया। यहां पर जो टाइमिंग आएगी वो t/4, ये आपका t/2,
ये आपका 3t/4 एंड दिस वन इज t। अब अगर हम बात करते हैं करंट के ग्राफ की, तो करंट में माइनस कॉस है। देखिए प्लस कॉस आपका मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है ऊपर से, और माइनस कॉस नीचे से स्टार्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू से। तो अगर हम यहाँ पर टाइम t पुट करेंगे तो i इक्वल टू माइनस आई नॉट आएगा। यहाँ पर लिख दो आप माइनस आई नॉट, ऐसे यहाँ पर लिख दो प्लस आई नॉट। अब ऐसे ही ये हो गया आपके पास प्लस ई नॉट, और ये हो गया आपके पास माइनस ई नॉट। तो देखिए अगर यहाँ पर हम टाइम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो i इक्वल टू माइनस आई नॉट हो जाएगा। तो कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद तो फिर क्रॉस करेगा t/4 पर, यहां पर 0, t/4 टाइम पे क्या हो जाएगा भाई 0। और इसके बाद यहां पर जब ये आपका 0 हो रहा होगा तब वो मैक्सिमम हो जाएगा इस तरह से। जब ये मैक्सिमम होगा तब वापस 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जब ये 0 होगा तो ये वापस से अपना मैक्सिमम वैल्यू शो करने शुरू कर देगा। ये आपके पास ग्राफ, एग्जैक्टली ये ग्राफ आपका बनेगा। यानी जब ईएमएफ आपका मैक्सिमम रहेगा तब करंट आपका 0 रहेगा, जब करंट आपका मैक्सिमम रहेगा तब ईएमएफ आपका 0 रहेगा। इस तरह से आपके पास इस तरह का ग्राफ आप बनाओगे। देखो ध्यान से, जब ईएमएफ 0 है तो करंट क्या है मैक्सिमम, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के मैक्सिमम। जब आपका ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट 0 हो गया, जब करंट वापस से मैक्सिमम हुआ तो वापस से ईएमएफ 0 हो गया, जब ईएमएफ मैक्सिमम हो तो करंट 0 हो गया। तो इनका 90 डे गैप रहता है, मतलब जब एक मैक्सिमम होता है दूसरा वाला वहां पर 0 शो करता है, ठीक है। ये आपका हो गया ग्राफ, जैसा मैंने बनाया बिल्कुल वैसे बनाना है। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर दिखानी है, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये 0 होना चाहिए। ग्राफ आपका थोड़ा देख के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब करंट 0 है तब आपका ईएमएफ मैक्सिमम होना चाहिए सेम टाइम पर। t/4 पर करंट जो है वो 0 हो जाएगा, और t/4 पर जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम आ जाएगा। t/2 पर क्या होगा, आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा और ईएमएफ 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर चाहे तो आप अलग से ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। इनका इस तरह की टेबल जो है वो सॉरी आप बना सकते हो। ई और आई के लिए, है ना। टाइम अगर देखें यहां पर तो टाइम जब 0 होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जबकि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट। टाइम जब आपका t/4 रहेगा तो अगर यहां पर हम t/4 रखते हैं तो ओमेगा होता है आपका 2/2 पाई अपॉन में t, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा t/4 से तो आपका आ जाएगा पाई/2। स्मॉल t के प्लेस पे क्या पुट करना है t/4, ओमेगा 2 पाई अपॉन t। तो sin पाई/2, sin पाई/2 क्या होता है भैया +1, तो यहां पर आ जाएगा e नॉट। और अगर इसमें पुट करते हैं हम तो cos पाई/2 होता है 0, इस तरह से हो जाएगा ये। फिर अगर t/2 पे देखेंगे तो वापस से आपका ईएमएफ 0 हो जाएगा, जबकि करंट हो जाएगा प्लस आई नॉट। इसके बाद जब हम 3t/4 पे देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस ई नॉट, और ये करंट हो जाएगा आपका 0। इसी तरह से t पे देखेंगे तो ये 0 और ये आपका प्लस आई नॉट, सॉरी माइनस। देखिए ये ग्राफ बन रहा है, आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। ये जो टेबल बना है ये ग्राफ आपका बन रहा है। इस तरह से मैंने ग्राफ आपका बना दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो पावर, देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस था वो क्या था भैया ओमेगा एल, है ना। और हमने सारी बातें कर ली। फेज जो दोनों करंट और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है पाई/2। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज पाई/2, और इसमें जो ईएमएफ है वो आगे चल रहा है। वही फेजर डायग्राम होता है आपका। फेजर डायग्राम में आपको ये बताना होता है कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। उन दोनों के जो एंगल्स हैं उनमें कितना का अंतर है, लीड कौन करता है और लैग कौन कर रहा है, ठीक है। ये रिलेशन को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर की या इंस्टेंटेनियस पावर की, किसमें इंडक्टिव सर्किट में। केवल अगर एल है आपके पास तो उस कंडीशन में पावर क्या आने वाली है। इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना।
दोनों की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू v इंटू आई होता है। जब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो किसी इंस्टेंट करंट कितना और किसी इंस्टेंट वोल्टेज कितना उनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था अभी आपने देखा, और ईएमएफ क्या आया था भैया, ये आया था ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गई बात, ये तो आया था, है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें कॉस ओमेगा टी में माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ये हो गया आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम यहां से देखें तो माइनस आई नॉट और ई नॉट यहां पर आ जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। इस तरह से 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये तो आपकी निकल रही है इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 ओमेगा टी। क्या आ जाएगा भाई, साइन 2 ओमेगा टी। हम सिर्फ इसका मॉड लेंगे तो मॉड लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका मॉड, हमें पावर की वैल्यू चाहिए ना, तो पावर का अगर हम मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव पावर का मतलब अपोज हो रहा है करंट के फ्लो होने का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पी इंस्टेंटेनियस की आई नॉट ई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी। वर्क नेगेटिव होता है, इससे पावर भी आपकी नेगेटिव हो सकती है। अगर हम सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू आपके सामने ये आ जाएगी। अब अगर हम एवरेज पावर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर जो है आपके पास पी एवरेज क्या हो जाएगी, मैंने कहा था पी इंस्टेंटेनियस डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टी 0 से टी, ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई। अब P इंस्टेंटेनियस देखा जाए तो आई नॉट ई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, ये आ गया आपके पास एवरेज पावर, ठीक है भाई, एवरेज पावर आ गई। अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब इसको तो मैंने कल ही सॉल्व किया था, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 0 से लेकर t तो आंसर 0 आता है, 0 नहीं ये आ गया ना, और होल अपॉन में 2 आ जाएगा, t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t लिमिट पुट करूंगा तो t आ जाएगा। यहां पर बचेगा साइन 2 ओमेगा t dt 0 से कैपिटल T, इधर आ गया आपका एवरेज पावर। तो अगर हम बात करते हैं तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 2 ओमेगा t 0 से t जो वैल्यू देता है वो 0 देता है। साइन की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 आती है, ठीक है भाई। तो p एवरेज क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। साइन की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या आती है, 0 आती है, तो इस तरह से आपका ये 0 आ जाएगा। इसको मैंने कल सोल्व किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप जाकर उठा के देख सकते हो। वहां पर जब हमने कैपेसिटर सर्किट ली थी तो सेम चीज की थी, वहां पर इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया था। मैं लंबा प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से t 0 आता है, इसको याद कर लो, खत्म कहानी। तो p एवरेज क्या आ जाएगा भाई, 0। यहां पर जो पावर खर्च होती है वो 0, कोई पावर खर्च नहीं होती करंट को फ्लो कराने में। इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी इंडक्टिव कॉइल में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। ये तब की बात है जब आपकी प्योर इंडक्टर हो। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या है, जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो। ये तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंडक्टर का 0, और कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते हो। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग। अब देखिए, अब जो हम इसके बाद सॉल्यूशन करने वाले हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन हम करेंगे फेजर डायग्राम से। अब हम इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमने अभी 3 के कर लिए मैथमेटिकली, जो जो हमें फॉर्मूले बता थे। अब इनको हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो फेजर डायग्राम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बिना बात डेरिवेशन में टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। तो आप ध्यान से देखें, एसी सर्किट कंटेनिंग
आर सी, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है इस बार। आर एंड सी ऐसे करते हैं ना। तो इसमें कैसे करेंगे भाई, इसमें देखो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। एक तो होगा आपके पास कैपेसिटर, एक होगा आपके पास रेजिस्टेंस और एक होगा यहां पर आपके पास एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज आपका मान लीजिए E इज इक्वल टू क्या है भैया, ये है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, अच्छा यहां पर हम उल्टा करने वाले हैं। इस बार हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो। किसी इंस्टेंट टी पर जो करंट है वो हमने मान लिया आई, और वो हमने मान लिया कि भैया वो साइन ओमेगा टी है। तो भैया ईएमएफ क्या है ये निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो ईएमएफ है वो ई है, इसकी इक्वेशन हम निकालेंगे। अगर ये ऐसे दे रखा है तो ई का, ऐसा हमारे पास क्या करते थे, ई की इक्वेशन मैंने दे दी और आई की इक्वेशन निकाली। इस बार मैं आई की इक्वेशन दे रहा हूँ, ई की निकालनी है। बात वही आनी है, हमें तो फेज डिफरेंस चाहिए, चाहे आई बताओ चाहे ई बताओ, दूसरे का एंगल हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हमें ई दिया होता है तो हम आई निकालते, और आई दिया है तो हम ई निकालेंगे। अब ये वोल्टेज है, कुछ तो ड्रॉप होगा यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे वीसी। भाई इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा तो इसको मिलने वाला है और बाकी हिस्सा मिलेगा वीआर को। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तो वीआर कहलाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो वीसी कहलाएगा, और ये आपका नेट वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया है। इस वोल्टेज कुछ हिस्सा यहाँ पर खर्च होगा, बाकी हिस्सा यहाँ पर खर्च होगा, दोनों सीरीज में, दोनों में करंट तो सेम ही जाएगा। दोनों में करंट क्या रहेगा भाई, सेम जाएगा। अब इनका देखते हैं फेजर डायग्राम, ध्यान से देखना फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। फेजर डायग्राम में हम वोल्टेज को एज अ वेक्टर इमेजिन करते हैं, क्योंकि वो जो फेजर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर नहीं है। फेजर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस समय वो वेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आई को माना है तो आई का जो वेक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे आई नॉट वेक्टर, तो वो क्या कहलाएगा, वो तो ओमेगा टी का एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है। हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो करंट के साथ सेम फेज में रहता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता। और जो वीसी है वो जो है आपका करंट से कुछ पीछे रहता है, कितना, π/2। केवल कैपेसिटर सर्किट आप याद करो, केवल कैपेसिटर सर्किट में क्या होता था, जो आपका वोल्टेज था वो कुछ पीछे था, कितने से, π/2 से, और जो आपका रेजिस्टेंस था वो साथ साथ चल रहा था करंट के। तो यहां पर भी ऐसा होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस वो तो आपका करंट के साथ साथ होगा, यानी वीआर जो आएगा अपने पास, ये आपका हो जाएगा वीआर नॉट साइन ओमेगा टी एज वी नो। हमने तीनों सर्किट को अलग अलग पढ़ा है तो हमें पता है, अगर केवल आर होता तो ये होता है, मतलब आर के साथ तो ये रहेगा साथ में हमेशा। जब यहां से करंट बढ़ेगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप साथ साथ ही बढ़ेगा। जबकि वीसी में क्या होता है, वीसी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें ध्यान हो कि जो वोल्टेज था वो ओमेगा टी था तो करंट आपका आगे चल रहा था। आप इक्वेशन देखो, जैसे मैंने केवल कैपेसिटर इक्वेशन ली तो मैंने लिया ऐसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, किसमें, सी वाले केस में, कैपेसिटर वाले केस में। अब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर यहां ओमेगा टी एंगल है तो यहां क्या हो जाएगा, π/2। अगर आप वहां पर आई पहले मानते हो, ई का प्रूफ करते तो आपका ये आता। वो होता क्या है, ईएमएफ यहां पर चलता है पीछे π/2 से। कैपेसिटर में जो ईएमएफ होता है वो π/2 से पीछे चलता है, किससे, करंट से। अगर करंट का फेज ओमेगा टी होगा तो ईएमएफ का उससे π/2 कम आएगा, और अगर ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है तो करंट का π/2 ज्यादा आएगा, है ना। तो यहां पर हमें करंट दिया हुआ था, इन रेजिस्टेंस बोथ है सेम फेज, वोल्टेज का फेज वही रहता है जो करंट का। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज का फेज होगा, यानी साइन के अंदर जो एंगल बनेगा वो करंट वाले एंगल से π/2 कम होना चाहिए। तो अगर करंट का ओमेगा टी है तो यहां ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाएगा। अगर वीसी हमारा ओमेगा टी होता तो यहां पर करंट क्या होता, ओमेगा टी प्लस π/2 होता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर, यानी इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर ग्राफ बनाने वाले हैं।
तो अगर हम VC का फेजर देखें तो VC का फेजर क्या आएगा, VC भाई जो VC का फेजर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, π/2 पीछे, तो ये तो आपका करंट हो गया, तो π/2 पीछे ऐसे 90 डिग्री पीछे, अभी तो बनाया था हमने, ठीक है। तो ये आपका π/2 पीछे और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा VC0 वेक्टर। भाई इसकी लेंथ क्या है, जो इसकी लेंथ है वो VC0 के बराबर है, तो क्या बोलेंगे हम VC0। ये किसका वेक्टर है, ये किसका फेजर है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ये क्या है भाई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ये क्या है आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। ये आपको ध्यान रखने दोनों बातें। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आएगा वो सेम फेज में आएगा करंट के साथ, और जो आपका कैपेसिटर का आएगा वो π/2 से पीछे आएगा फेज में। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए दोनों चीजें, आप देख सकते हो। केवल रेजिस्टेंस वाली सर्किट में भी क्या है, केवल कैपेसिटेंस वाली सर्किट में भी क्या है, तो वहां आपको रिलेशन चलेगी पता कि जब कैपेसिटर होता है केवल, तो वहां पर जो ईएमएफ होता है वो π/2 डिग्री से चलता है पीछे, करंट चलता है आपका π/2 से आगे, और रेजिस्टेंस में दोनों साथ साथ मूव करते हैं, दोनों का जो फेज है वो ओमेगा टी रहता है। तो अगर हम बात करते हैं किसके फेज की, अगर हम बात कर लेते हैं किसके इसके VR के फेजर की, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, अगर उसके फेजर की बात की जाए तो उसका फेजर कुछ यही इसी लाइन पे बनेगा, इसको हम बोल देंगे VR0 वेक्टर। अब देखिए VR0 वेक्टर की जो लेंथ है वो I0 से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, तो R की वैल्यू पे डिपेंड करें। क्यों, VR0 जो होता है वो होता है I0 इंटू R। अगर R आपका 1 से बड़ा है तो VR0 बड़ा आएगा I0 से, अगर R 1 से छोटा है तो VR0 छोटा आएगा I0 से। दोनों बातें पॉसिबल है। तो मैंने अभी इस केस में क्या मान लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से स्मॉल है। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से स्मॉल है, जैसे 0.2 ओम, 0.5 ओम लाइक दिस, तो ये आपने छोटा सा बना दिया मैंने यहाँ पे। तो फेजर डायग्राम में आपको साफ दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फेजर डायग्राम में देखिए वोल्टेज क्या होगा, एंड अगर टोटल वोल्टेज अप्लाइड की बात करूं, जो E0 का फेजर आएगा, भाई देखिए दो फेजर हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका E0 है। भाई इन दोनों का समी तो है E0, और यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, E0 का जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, VR0 वेक्टर प्लस VL0 वेक्टर। अगर हम फेजर डायग्राम से करें, भाई फेजर डायग्राम मेथड, फेजर डायग्राम मेथड से देखें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज केवल दो जगह ही खर्च हुआ है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए किस तरह से आ जाएगा आपके पास, एक बार देख लूं, बात दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक तो अपने पास क्या है यहाँ पर, एक तो अपने पास है VR, और 90 डिग्री के एंगल पर क्या है अपने पास VC0, यहां पर क्या है अपने पास VR0 वेक्टर, ये भी क्या है आपके पास वेक्टर। इस तरह से हैं दोनों, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है भाई, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इसको थोड़ा सा और इधर लिख दिया, दिख नहीं रहा है। ये आपके पास हो गया VC0 वेक्टर, ये हो गया आपके पास VR0 वेक्टर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बनाता हूं, यानी इसके पैरेलल यहां से थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, इसको बढ़ाकर, इस तरह से। क्लियर होगी बात? ये आ जाएगा रिजल्टेंट आपका जो आएगा, इसके पैरेलल यहां से बना लो आप पैरेललोग्राम मेथड से, और इसके पैरेलल यहां से।
अब जो ये आएगा ना आपके पास, ये वाला वेक्टर जो मैंने बनाया अभी ब्लू कलर का, ये आपका हो जाएगा ई नॉट वेक्टर। क्या आ जाएगा भाई? ई नॉट वेक्टर। अब आप अगर ध्यान से देखो, इसको हटा दूं ना, इसकी अब जरूरत नहीं बची। अब मैं सभी को फेजर डायग्राम मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। फेजर डायग्राम मेथड में क्या होता है, वोल्टेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं फेजर ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर वाले से करने वाले हैं, ज्यादा आसान मेथड है। इसमें आपको एनालिटिकल मेथड मतलब कोई भी किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत नहीं। बाकी हम किरचॉफ लॉ से भी कर सकते थे इसको, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता, थोड़ा डीप है आती बात। तो फेजर डायग्राम से बहुत इजीली कर सकते हो, सेम बात, वही आंसर आना है। अब अगर इसका मॉड देखूं मैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड देखेंगे तो आ जाएगा आपके पास वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी सी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि वी आर नॉट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वी सी नॉट के। दो वेक्टर्स अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हो इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने मान लिया जो वी आर नॉट है और जो ई नॉट है ये आपस में 5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में वी आर नॉट था उसी डायरेक्शन में आई नॉट है ना। जिस डायरेक्शन में वी आर नॉट था उसी डायरेक्शन में आपके पास आई नॉट वेक्टर भी है। तो अपने पास जो ई नॉट वेक्टर आया है वो आई नॉट से नीचे आ रहा है, ये ई नॉट वेक्टर है। इन दोनों के बीच क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है, किसी एंगल फाई का फेज डिफरेंस। इस बार 90 नहीं आएगा, किसी एंगल से बस पीछे चल रहा है ना। वो एंगल क्या हो सकता है, 0 से लेकर 90 कुछ भी हो सकता है। वो बीसी और वीआर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। 0 90 के बीच में आएगा आपका, ठीक है। वीआर बड़ा है कि वीसी बड़ा है उस पर डिपेंड करता है फाई का जो एंगल है वो कितना आ सकता है। अगर वीसी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फाई की वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी, मतलब वो 90 की तरफ शिफ्ट होगा। वीआर बड़ा होगा तो 0 की तरफ शिफ्ट होगा। तो 0 से लेकर 90 तक कुछ भी इसकी वैल्यू आ सकती है। जो फाई की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है वीसी और वीआर कितने आने वाले हैं। तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेजर आ गया वो कितना आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, वो आ गया भैया फाई। अब इसमें पीछे कौन चल रहा है, पीछे आपका चल रहा है कौन, वोल्टेज। पीछे आपका चल रहा है इसमें वोल्टेज। अब ई नॉट की वैल्यू देखते हैं पहले, ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी। तो भैया ई नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए वी आर नॉट क्या हो जाएगा, तो वी आर नॉट आपका हो जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाई आर का होल स्क्वायर, प्लस वीसी नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट मल्टीप्लाई एक्ससी का होल स्क्वायर। क्यों, वी इज इक्वल टू आई आर से। अब देखिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो एक्ससी होता है और जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो सीधे आर होता है, हमको पता है। एक्ससी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ आई बात। तो भैया इस तरह से है। अब यहां से ई नॉट क्या आ जाएगा, ई नॉट आपका आई नॉट आप कॉमन लेके बिल्कुल रूट से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। ई नॉट बाई आई नॉट करेंगे हम, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। ई नॉट बाई आई नॉट को हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हियर ठीक है, दिख रहा है आपको। हेयर ई नॉट बाई आई नॉट क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर सी सर्किट। ई नॉट बाई आई नॉट को बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको लिखते किससे हैं, इसको लिखते हैं हम जेड से हैं। अरे किससे लिखते हैं भाई, इसको हम जेड से लिखते हैं। तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जेड। तो यहां से जो जेड है आपका वो क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो जेड, जेड इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं भैया, इंपीडेंस का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसी को हम इंपीडेंस भी कहते हैं।
नोट करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस केवल आर ही नहीं होता, अलग अलग डिवाइसेस में जो रुकावट पैदा होती है करंट के रास्ते में वो अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। जैसे रेजिस्टेंस में आर से, कैपेसिटर में एक्स सी से और इंडक्टर में एक्स एल से। ठीक है, और जो आपका एक्स सी है वो किसके बराबर है? यहां पर जो एक्स सी है ये आपका होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पर सी कैपेसिटेंस होगी और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको सेम ही लेनी होती है, घूमते दोनों सेम स्पीड से ही है। ठीक है, तो आपको भाई चल गया यहाँ से पता, ये ई नॉट और ये आई नॉट आपस में फाई का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो हम यहां से क्या, देखिए ई नॉट की वैल्यू तो आप यहां से निकाल लोगे इजीली। आपको करंट दिया हुआ था ना स्टार्टिंग में, I = I नॉट sin ओमेगा टी। तो अगर आपको I = I नॉट sin ओमेगा टी दे रखा है तो आपका ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा, ये हमें करना था पता। हमने क्या करा, पहले तो इंपीडेंस Z निकाल लिया, ये हमारे काम आएगा। नाउ एट t I = क्या है, I नॉट sin ओमेगा टी, देन बाई फेजर डायग्राम मेथड जो आपके पास ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए फेजर, ये है आपका फेजर डायग्राम। देखो आई नॉट ई नॉट के पीछे फेजर बन रहा है, इस फेजर में आप ध्यान से देखो 5 पीछे चल रहा है ना ओमेगा। अगर इसका एंगल आपका बनता है ओमेगा टी, करंट का एंगल क्या बन रहा है भाई, ओमेगा टी। ठीक है, जो करंट का एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अगर ओमेगा टी है तो आपका ई नॉट का एंगल क्या बचेगा, ई नॉट का एंगल बचेगा ओमेगा टी माइनस फाई, है ना। तो ई नॉट में क्या आ जाएगा भाई, फेज। जहां फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे भी अभी। ई नॉट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हेयर ई नॉट जो है वो आ जाएगा आपका आई नॉट जेड के बराबर। जेड आपको निकाल चुका हूं ऊपर में, तो ई नॉट की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास, एंड फाई। अब बचती है फाई की बात। भैया हम फाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो फाई भी निकाल देता हूं मैं आपके लिए। देखिए फाई कैसे निकलेगा। फाई की वैल्यू क्या आने वाली है, मैंने कहा था वीसी और वीआर पे डिपेंड करता है, तो किस तरह से करता है वो भी एक बार सीख लेते हैं। फाई भी निकालते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस आएगा इन आरसी सर्किट, सीरीज में दोनों आर और सी आपके, तो वो कितना आएगा। फेजर डायग्राम वापस से बनाता हूं। देखिए मैंने बना रखा था फेजर डायग्राम, मैंने गलती से मिटा दिया, वापस से बनाना पड़ेगा मुझे एक बार। तो आप ध्यान से देखो, सेकेंड वाले फेजर डायग्राम में मैंने क्या बताया था, एक तो है अपने पास वी आर नॉट, एक था अपने पास 90 डिग्री पर वी सी नॉट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, ये वेक्टर था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था ये इस तरह से, ठीक है। ये था आपका ई नॉट, क्या था भाई, ये ई नॉट। यहां पर जो एंगल बन रहा था वो क्या बन रहा था, फाई, यही तो है। तो अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये लाइन सीधी कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, आपको शो सीधा दिख रहा है। ये जो है, अब ट्रायंगल में यहां पर एक बनाता हूं, और ये 90 है आपस में, ये यहां पर। अब ट्रायंगल देखो अलग से बना के दिखाता हूं मैं। ये वीआर वेक्टर है, तो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो उसकी वैल्यू को बताएगी। तो भैया ये तो आ गया वीआर नॉट, इतनी लेंथ क्या आ गई, वीआर नॉट। ये जो है वो इस लेंथ के बराबर होगा, और इसकी लेंथ क्या है, वीसी नॉट। भाई वेक्टर तो है, तो वेक्टर की लेंथ क्या बताएगी, वीसी नॉट। वीसी नॉट ये होगा तो आपका ये भी वीसी नॉट हो जाएगा। इसकी लेंथ होगी आपके पास वीसी नॉट,
और यहां पर जो आपके पास आ रहा है ये ई नॉट है। एंगल जो बन रहा है वो यहां बन रहा है। देखो आपको दिए क्या होंगे, आपको ई नॉट स्टार्टिंग में नहीं पता होगा तो आप ई नॉट टर्म्स में आंसर भी निकालोगे। आप आंसर निकालोगे वी आर नॉट और वी सी नॉट टर्म्स में, क्योंकि आपको सी और आर दिया होगा और आई नॉट दिया था। भाई आई तो पहले से दिया है ना, आई तो पहले से दे रखा है करंट, मैंने ईएमएफ निकाला है तो आई नॉट ऑलरेडी पता है हमें, ओमेगा हमें पता है, सी पता है, आर पता है, लेकिन ई नॉट तो हमने अब निकाला है जब आई नॉट की वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां पर जो हम फाई निकालने वाले हैं वो किसके टर्म्स में निकालने वाले हैं, वो हम निकालेंगे बीसी और तो 90 डिग्री के एंगल पर देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो यहां पर हम लगा देंगे tan फाई, क्या लगा देंगे tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, tan फाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वी सी नॉट डिवाइडेड बाई वी आर नॉट। ये किसके बराबर आएगा, आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। ठीक है, आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर। इसको हटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। तो यहां से tan फाई क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से tan फाई आ जाएगा आई नॉट साइन नॉट कैंसिल, तो एक्स सी अपॉन में आर, और एक्स सी किसके बराबर होता है भाई, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ये आ जाएगा भाई 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। BC बाई वी आर करूंगा स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल से, तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये आ गया आपके पास बेस, ये आपके पास हाइपोटेनस 90 के सामने वाला। tan फाई लगाओ तो BC नॉट बाई वी आर नॉट, इस तरह सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव में एक तो ई नॉट निकाला मैंने, आई नॉट जेड है, और ये भी मालूम चल गया जो फेज है उसमें क्या है आपका ई जो है वो पीछे है फेज डायग्राम से, किससे, करंट से, कुछ एंगल पीछे, और वो एंगल क्या है आपके पास ये रहा। यहां पर हम क्या लिख देंगे, इन आरसी सर्किट करंट लीड्स टू ईएमएफ, या वोल्टेज बोल सकते हो आप, टू अप्लाइड वोल्टेज है, बाई एन एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और वोल्टेज लैग्स पीछे रहता है टू करंट बाई एन एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। दोनों बात देखिए, करंट आगे चल रहा है या वोल्टेज पीछे चल रहा है, वही बात है, अलग बात नहीं है। अगर इसी सर्किट में आपका, देखिए मेरे ध्यान से बात सुनेंगे, इसी सर्किट में अगर आपके पास ये होता, फेजर डायग्राम से हमने सॉल्व किया है इसको, ठीक है भाई, फेजर डायग्राम से हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगर इसी में इन केस आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट नंबर फर्स्ट, इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, E इज इक्वल टू दिया होता ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I पता है क्या आता, तो आपका जो I आता
वो आता आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव आपका वही रहता। करंट आगे है या वोल्टेज पीछे, बात वही है। दोनों इक्वेशन आरसी के लिए ही आपको ध्यान रखना है। दोनों इक्वेशन किसके लिए भैया? आरसी सर्किट के लिए ही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो चाहे तो ये प्रूफ कर सकते हैं, चाहे तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। मैंने ये वाली प्रूफ की है, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही प्रूफ हुई जैसे मैंने इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। और जब आपका आंसर भी आ रहा है तो आप इससे याद कर लो, फाइव आपको निकालना है तो फाइव निकाल दिया, फाइव यहाँ पे वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई नोट आपका वही रहेगा, ई नोट बाई जेड, तो यहाँ पर ई नोट रहेगा आई नोट मल्टीप्लाई जेड। जेड की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लगभग बता दी है ना। अगर हम यहाँ पर पावर की बात करें तो भैया थोड़ी सी पावर की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं बताना, क्योंकि ग्राफ आप तब बना पाओगे जब आपको फाइव की वैल्यू पता हो। अरे वो जो ग्राफ बना रहे थे हम, उसमें पाई बाई टू था, पिछली बार तो हमने ग्राफ बना दिया, इस बार हम ग्राफ नहीं बना रहे क्योंकि हमें फाइव की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, जब हम फाइव निकाल देंगे तो हम ग्राफ बना सकते हैं, अदरवाइज हम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें छोड़ दो। अब इसी में अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? किसी इंस्टेंट करंट, किसी इंस्टेंट वोल्टेज। तो करंट हमने मान रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज मान रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आ गया पी इंस्टेंटेनियस। क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास पी इंस्टेंटेनियस। आई नॉट ई नॉट टू से डिवाइड कर लो, यहां पर अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आ जाएगा। ये हो गया आपके पास पी इंस्टेंटेनियस। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। टू साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपके पास फॉर्मूला। टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए बी का मतलब कॉस ए प्लस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सॉल्व करने के बाद ये आता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा भाई इसमें। तो अगर हम ये अप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? आई नॉट ई नॉट बाई टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव करूंगा तो आपका सिर्फ फाइव बच जाएगा, फिर माइनस प्लस करना है दोनों को, यहां पर हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, दोनों एंगल्स को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सेपरेट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास पी इंस्टेंटेनियस। ये तो आ गया पी इंस्टेंटेनियस। किसी इंस्टेंट आप ऐसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस। और अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, कई बार निकाल चुके हैं, अब आप सीख गए होंगे। नाउ एवरेज पावर पी एवरेज, पी एवरेज। अब पी एवरेज की बात करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से आप, आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ पी इंस्टेंटेनियस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी लिमिट जीरो से टी लिमिट जीरो से टी। किसी इंस्टेंट पी की वैल्यू क्या है उसको डिफरेंशिएट करो टाइम, इंटीग्रेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम को वापस से इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर टी, जीरो से लेकर टी, आपका एवरेज निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। आई नॉट ई नॉट बाई टू कॉस फाइव डी टी इंटीग्रेशन जीरो से टी माइनस आई नॉट ई नॉट तो बिल्कुल बाहर ले सकते हो, इसको बिल्कुल ही बाहर नहीं, कांस्टेंट टेक में दो बार लिखे। आई नॉट ई नॉट बिल्कुल कांस्टेंट छोटा हो, आई नॉट ई नॉट बाई टू आपका कांस्टेंट था, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाइव जीरो से टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी जीरो से टी, यहां पे आ जाएगा लिमिट
आपके पास टाइम की थी, टाइम सीधे टी बच जाएगा डायरेक्ट, रहा उसको मतलब ये आ गया पी एवरेज। इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बता दूं ये टर्म जो होगा ये जीरो वैल्यू देगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन के नंबर नहीं मिलने हमको, ये फिजिक्स है, आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन आप खुद कर लोगे इसका। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी एवरेज, वो जीरो आएगी। कॉस भी एवरेज वैल्यू जीरो है, फुल साइकिल के लिए कॉस की जो एवरेज वैल्यू वो जीरो ही आती है, साइन की एवरेज वैल्यू भी फुल साइकिल के लिए जीरो ही आती है। तो cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 इंटीग्रेशन 0 से t dt बराबर होता है 0, जैसे कि हम जानते हैं। इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधे याद करो, डायरेक्ट रहो। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी एवरेज हो गया आपके पास आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 बचे, इसमें t नहीं है, ये तो कांस्टेंट है भाई, अरे 5 तो कांस्टेंट चीज है ना, तो cos 5 आपका बाहर आ जाएगा। dt लिखा मैंने इसमें, एक मिनट रुकिए भाई, dt लिखना भूल गए, dt लिखे इसमें, cos 5 dt 0 से t। देखिए ये तो आपका जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो मत कर देना क्योंकि यहाँ पर 5 है, ये t टाइम, इसमें टाइम था, इसमें टाइम थोड़ी है, तो cos 5 तो एक कांस्टेंट चीज है, तो cos 5 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, स्मॉल dt 0 से t और माइनस 0, होल डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया, कैपिटल T। ये cos 5 dt कर लेंगे, dt लिखना भूल गया था मैं, ध्यान से देखें एक बार। अब क्या हो जाएगा, P एवरेज आपका आ जाएगा आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटू टी cos 5 और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा स्मॉल t लिमिट रखने के बाद कैपिटल T, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई नॉट ई नॉट cos 5 बाई 2, इसको बोलते हैं एवरेज पावर। क्या बोलते हैं भाई इसको, एवरेज पावर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी बात है इसमें, वो आपको समझनी है बढ़िया तरह से। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए आई नॉट बाई रूट 2 होता है आई आर एम एस के बराबर, वी नॉट बाई रूट 2 होता है वी आर एम एस के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें पावर एवरेज, तो पावर एवरेज क्या आ जाएगी भाई, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस करूंगा तो आई नॉट ई नॉट, ठीक है। ई का मतलब वी है, यहां पर इसको ई लिख लेते हैं ना, वोल्टेज हमने किससे लिख रखा है, ई से लिख रखा है, तो ई आर एम एस कर लो। इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई नॉट ई नॉट बाई 2 आ जाएगा, तो आई नॉट ई नॉट बाई 2 के रिप्लेस में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, आई आर एम एस ई आर एम एस मल्टीप्लाई cos 5। अब आपको बता दूं, जब भी किसी डिवाइस से आप अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर करोगे, जो आप मेजर करोगे आपके लिए तो वही वैल्यू होगी, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल वैल्यू। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई को बोलते हैं वर्चुअल पावर। जो हमें ऐसे हमने मेजर किया, हम सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे लिए तो पावर यही रहेगी, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। भाई ये वर्चुअल करंट, वर्चुअल मतलब जो हमें मेजर, जैसे हमने कोई डिवाइस लगाई, हीटिंग डिवाइस पर बेस्ड कहानी मैंने आपको बता दिया था, तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाली कोई डिवाइस ने आईआरएमएस को मेजर कर दिया, ईआरएमएस को मेजर कर दिया, मुझसे पूछेगा पावर, मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे लिए तो यही है पावर, इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर। अब इसमें किसी का मल्टीप्लाई होता है cos 5, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, और जो आपके पास ये है ये आपकी रियल पावर है, इसको बोलते हैं एक्चुअल पावर। आपको ध्यान देना है, एवरेज पावर में जो एक्चुअल पावर है वो ये है खुद, पावर फैक्टर और वर्चुअल पावर का मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको बोलते हैं एक्चुअल पावर। ये आपकी एक्चुअल पावर है, जबकि जब आप मेजर कर रहे हो तो आप सीधे ये आंसर लिख के आओगे। भैया आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, I इंटू वी, आपको I दे दिया, V दे दिया, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वर्चुअल पावर है, एक्चुअल में ये पावर थोड़ी है ना, ये तो आपको लग रही है कि ऐसी पावर है, पर पावर होती है कि किसी और चीज पे भी डिपेंड करती है।
किस पे, cos फाई पे। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। अब आपको ध्यान होगा कि tan फाई क्या निकाला था मैंने, इस तरह ट्राइंगल था आपके पास कुछ तो भी, ये था फाई, यहां लिखा था ई नॉट, ठीक है, इसमें वेक्टर लगाते हैं। ये ई नॉट था, ये था आपके पास वी सी नॉट, और ये था आपके पास वी आर नॉट। अभी मैंने आपका ये फिगर बनाया था, इसमें से tan फाई तो आपको पता था क्या था। अब अगर हम बात करते हैं, इसको हटा दो, क्यों tan फाई लिखना बार बार, cos फाई चाहिए ना, सीधे cos फाई लिखते हैं। हेंस पावर फैक्टर बोलते हैं cos फाई को। यहां से cos फाई कितना आएगा, यहां से अगर हम cos फाई देखें तो आपका आ जाएगा वी आर नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट। तो भैया वी आर नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट मल्टीप्लाई आर नॉट। ई नॉट क्या होता है, आई नॉट मल्टीप्लाई जेड। तो यहां से अगर हम cos फाई की बात करें तो cos फाई क्या आ जाएगा, आर अपॉन में जेड। cos फाई क्या आ जाएगा, आर अपॉन में जेड। और जेड की वैल्यू आपको पता थी तो क्या थी, जेड की वैल्यू थी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, जहां पर एक्स सी आपका होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो पावर फैक्टर आपका यहां से निकलेगा। ये वर्चुअल पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर रियल पावर आती है। तो भैया ये पूरी कहानी थी जो एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाली सर्किट में हमने क्या पाया कि भैया ईएमएफ यहाँ पर लैग करता है, ईएमएफ कुछ पीछे रहता है करंट से, वो 5 डिग्री का एंगल होता है। तो 5 डिग्री मैंने निकाल दिया था, tan फाई से निकाल दिया था, है ना। एक्स सी अपॉन में आर आया था, cos फाई करेंगे तो r अपॉन में z आ जाएगा। इस cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। tan फाई को कुछ नहीं बोलते, cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। IRMS मल्टीप्लाई ERMS करने पर आती है वर्चुअल पावर। जैसे आपको क्वेश्चन में देगा कि RC सर्किट है, किसी हमने डिवाइस से मेजर किया तो करंट इतना था और वोल्टेज इतना था, तो वो IRMS और ERMS दिए होते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये सारी बातें थी RC सर्किट के बारे में, हमने इसका फेजर डायग्राम से सॉल्यूशन किया है, सारी बातें निकाल लेंगे। जेड क्या होता है, इंपीडेंस, फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, ईएमएफ यहाँ पर कुछ एंगल चलता है पीछे, उस एंगल को हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर से। जब हमने पावर निकाली तो हमने क्या पाया, पावर जो आती है उसमें दो टर्म आते हैं, एक तो वर्चुअल पावर, एक आती है पावर फैक्टर। इन दोनों के मल्टीप्लाई को बोलते हैं एक्चुअल पावर। यहाँ पर पावर फैक्टर किससे निकलती है, इससे निकलती है, ये आपके पास आंसर है। तो भाई ये पूरी कहानी थी बाई फेजर डायग्राम मेथड। तो ऐसे ही हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे, आर एल सर्किट पढ़ेंगे, एल सी सर्किट पढ़ेंगे और एल सी आर तीनों लाकर जब पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।